हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आर के सैनी आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मानव में संवातन की क्रियाविधि के बारे में। संवातन या ब्रीदिंग होती क्या है? देखिए, हम एनवायरनमेंट से हवा अंदर लेते हैं और अंदर से हवा बाहर निकालते हैं। तो वातावरण से जो हवा का की इनटेक और आउटगोइंग जो होती है उसे ही हम संवातन कहते हैं। अब संवातन की क्रियाविधि समझने से पहले हमें वक्षीय जो कटहरा है, थोरेसिक जो केज है हमारी, उसकी स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। जो हमारा वक्षीय कटहरा होता है, देखिए इसमें जो अग्र भाग होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, इसमें क्लेविकल और ग्रीवा पाई जाती है। नीचे की बात करें तो जो पश्च भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, इसमें एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो होता है एक चपटी गुंबदाकार संरचना होती है, एक गुंबद की तरह की संरचना होती है, जो हमारा जो उदर भाग है इसको दो भागों में बांटती है, नीचे वाला उदर भाग और ऊपर वाला वक्षीय भाग। इस पूरे भाग को ये दो कंपार्टमेंट्स में बांट देता है और इस तरह से चपटा गुंबदाकार आकृति का होता है। जो डायफ्राम होता है इसके केंद्रीय भाग में टेंडन होता है, जिसमें से हमारी इसोफेगस जो ग्रसनी होती है वो और धमनी, महाधमनी, पश्च महाधमनी और पश्च महाशिरा निकलती है। जो डायफ्राम होता है इसमें पेशियां पाई जाती है। ये पेशियां डायफ्राम में पार्श्वीय किनारों से इनकी उत्पत्ति होती है और केंद्रीय भाग में समाप्त होती है। जैसे इस तरह का एक चपटा डायफ्राम है तो ये जो पार्श्वीय किनारे, यहाँ से पेशियों की उत्पत्ति होती है और यहाँ आकर इनकी समाप्ति होती है। तो जैसे ही इन पेशियों में संकुचन होता है, देखिए जैसे ये यहाँ से उत्पत्ति हो रही है, यहाँ समाप्त हो रही है, तो इनमें संकुचन होगा तो ये इधर की तरफ खींचेगी, बाहर की तरफ खींचती है, जिससे डायफ्राम की जो गुंबदाकार आकृति है ये इस तरह से सपाट हो जाती है। पेशियों में, डायफ्राम की पेशियों में जब संकुचन होता है तो ये जो गुंबदाकार आकृति है ये इस तरह से चपटी हो जाती है, डायफ्राम सीधा हो जाता है। अब जब डायफ्राम चपटा होगा तो क्या होगा, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, वक्षीय कटहरा है, उसका आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से दबा हुआ तो ये वक्ष गुहा को ऊपर की ओर दबाए रखता है, उसके आयतन को कम किए रखता है। जैसे ही ये चपटा होगा वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इसके अलावा जो पृष्ठ भाग होता है, पीछे वाला जो भाग है, यहाँ पर कशेरुकदंड और पसलियां पाई जाती है। अधर जो भाग होता है, आगे वाला भाग होता है, उसमें स्टर्नम, उरोस्थि जो होती है वो तथा पसलियां पाई जाती है। पार्श्व भागों में पसलियां पाई जाती है। ये पूरी संरचना है हमारे वक्षीय कटहरे की। अब वक्षीय कटहरे में जो पसलियां पाई जाती है, इन पसलियों में दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है। अंतरापरशु पेशियां कहते हैं इनको, आईसीएम, इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो अंतरापरशु पेशियां होती है ये दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य अंतरापरशु पेशियां और दूसरी अंतः अंतरापरशु पेशियां। जो बाह्य अंतरापरशु पेशियां होती है ये ऊपर वाली जो पसली होती है, इनकी उत्पत्ति जो होती है ऊपर वाली पसली के पृष्ठ भाग से होती है और इनका जो अंत होता है वो नीचे वाली पसली के अधर भाग में होता है। जैसे ये अपनी पसलियां हैं तो देखिए ऊपर वाली जो पसली है उसके पृष्ठ भाग से इनकी उत्पत्ति होती है और नीचे वाली पसली के अधर भाग में इनका अंत होता है। अब ये जो पेशियां है देखिए यहाँ से यहाँ तक गई हुई है, यहाँ से उत्पत्ति हो रही है और यहाँ तक फैली हुई है। अगर इनमें संकुचन होगा तो ये पसलियों को इस तरह से खींचती है, संकुचन होगा तो इधर खींचेगी, तो ये पसलियों को इस तरह से खींचती है, जिससे पसलियां और उरोस्थि ऊपर और बाहर की तरफ गति करती है। दूसरी है अंतः अंतरापरशु पेशियां। ये ऐसी पेशियां होती है जो जिनकी उत्पत्ति नीचे वाली पसली के पृष्ठ भाग से, जो नीचे वाली पसली है इसके पृष्ठ भाग से इनकी उत्पत्ति होती है और ऊपर वाली पसली के अधर भाग में ये समाप्त होती है। अब देखिए इनमें अगर संकुचन होगा, देखिए यहाँ से उत्पत्ति हो रही है, यहाँ समाप्त हो रही है। अगर इनमें संकुचन होगा तो ये पसलियों को इधर खींचेगी, जिससे उरोस्थि और पसलियां नीचे की तरफ गति करती है और अंदर की तरफ गति करती है। ये तो हो गई वक्षीय कटहरे की पूरी संरचना।
अब अपन बात करते हैं संवातन की क्रियाविधि के बारे में। देखिए, संवातन की जो क्रियाविधि है इसमें दो क्रियाएं संपन्न होती है। पहली निश्वसन या अंतःश्वसन या इंस्पिरेशन। निश्वसन या इंस्पिरेशन होता क्या है? देखिए, हवा को हम वातावरण से जो अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेने वाली जो प्रक्रिया है इसे ही हम निश्वसन कहते हैं। निश्वसन की प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने आपको वक्षीय कटहरे की संरचना बताई है, इसमें जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के बारे में मैंने अपने लास्ट चैप्टर में बताया था फेफड़ों के बारे में, कि फेफड़े स्पंजी प्रकृति के होते हैं और प्रत्यास्थ होते हैं, इलास्टिक प्रकृति के होते हैं। जो वक्षीय कटहरा होता है इसमें नीचे से तो फेफड़े डायफ्राम से दबे हुए रहते हैं, साइडों से ये पसलियों से दबे हुए रहते हैं, आगे से पसलियों और उरोस्थि से दबे हुए रहते हैं, पीछे से ये कशेरुकदंड और पसलियों से दबे हुए रहते हैं। इस प्रकार चारों तरफ से फेफड़े जो होते हैं ये प्रेस्ड होते हैं, दबे हुए रहते हैं। दबे हुए होने की वजह से इनका आयतन कम होता है। फेफड़ों का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो कम होता है। अब निश्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले तो जो डायफ्राम है, तनुपट जो होता है, उसकी पेशियों में संकुचन होता है, जिससे तनुपट जो इस तरह की गुंबदाकार आकृति का होता है वो चपटा हो जाता है। चपटा होने से वो नीचे की तरफ गति करता है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। दूसरा, जो बाह्य अंतरापरशु पेशियां होती है, मैंने बताया था आपको, इन बाह्य अंतरापरशु पेशियों में संकुचन होता है, जिससे पसलियां और उरोस्थि ऊपर और बाहर की तरफ गति करती है। ऊपर और बाहर की तरफ गति करने से ये फैल जाती है, जिससे भी वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े स्पंजी प्रकृति के होते हैं तो वो फैल जाते हैं। फैलने से इनके अंदर की जो फेफड़ों की गुहा है, कूपिकीय गुहा है, उसका भी आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से इसमें एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिससे हमारे जो श्वसन पथ है उससे होती हुई हवा अंदर चली जाती है और फेफड़ों में भर जाती है। निश्वसन की जो क्रिया है ये लगभग 2 सेकंड की होती है। ये तो हो गई निश्वसन की क्रिया, इंस्पिरेशन की क्रिया। अब दूसरी है बहिश्वसन या उच्छ्वसन या एक्सपीरेशन की क्रिया। बहिश्वसन या उच्छ्वसन की क्रिया सामान्य अवस्था में एक निष्क्रिय क्रिया होती है। सामान्य अवस्था में इसमें किन्हीं भी पेशियों का संकुचन नहीं होता है। सामान्य अवस्था में जब हम वायु को बाहर निकालते हैं तो जो डायफ्राम की पेशियों में निश्वसन में संकुचन हुआ था वो अपनी सामान्य शिथिलन अवस्था में आ जाती है, जिससे डायफ्राम वापस गुंबदाकार हो जाता है, जिससे वो नीचे से फेफड़ों को दबाता है। उसके बाद जो बाह्य अंतरापरशु पेशियों में संकुचन हुआ था, जिससे पसलियां और उरोस्थि ऊपर और बाहर की तरफ गति कर रही थी, इन पेशियों में शिथिलन होता है, जिससे पसलियां और उरोस्थि अपने स्थान पर वापस आ जाती है, जिससे फेफड़े वापस दब जाते हैं। दबने से इनका आयतन कम हो जाता है और वायु दबाव के कारण श्वसन पथ से होती हुई बाहर निकल जाती है। ये तो हो गई सामान्य बहिश्वसन या एक्सपीरेशन की प्रक्रिया। अब जब फोर्सफुल एक्सपीरेशन होता है, फोर्सफुल मतलब जब हम छींकते हैं, खांसते हैं या योगाभ्यास वगैरह करते हैं, तो हम एक फोर्स के थ्रू, दबाव के थ्रू वायु को एकदम से बाहर निकालते हैं। वह एक सक्रिय प्रक्रिया है। फोर्सफुल जो एक्सपीरेशन है ये एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो अंतरापरशु पेशियां हैं इनमें संकुचन होता है। इसके अलावा जो उदर की पेशियां हैं, उदर भाग की जो पेशियां हैं उनमें संकुचन होता है, जिससे वो आंतरांगों को ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे डायफ्राम अत्यधिक ऊपर की ओर सरकता है और चपटा हो जाता है। इसके अलावा अंतरापरशु पेशियों में संकुचन होता है,
जिससे उरोस्थी और पसलियां नीचे और अंदर की ओर खिसकती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन अत्यधिक कम हो जाता है। अत्यधिक कम होने से फेफड़े एकदम से दबते हैं और हवा प्रेशर के साथ, वेग के साथ श्वसन पथ में से होती हुई बाहर निकाल दी जाती है। ये होती है फोर्सफुल एक्सपीरेशन की प्रक्रिया। जो उच्च वसन की प्रक्रिया है सामान्य अवस्था में ये 3 सेकंड की होती है। धन्यवाद।